आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो अभी तक हमने 2 क्लास की आधुनिक भारत ठीक 2018 और 2019। आज की क्लास में हम क्लास 3rd है आज, और आज हम करेंगे वर्ष 2020 में आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे इस वर्ष में, उन्हें विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 के आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ठीक, कहाँ पर? वर्ष 1919 में आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन सम्मेलन में जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व था, किसने किया था, किसे भेजा गया था भारत की तरफ से? ए बीपी वाडिया, बी एन एम जोशी, सी एफ एंड्रूज, डी जोसेफ पेपिटिस्ट। तो यहाँ पे देखिए आयोग ने जो आंसर माना है, ठीक, आयोग ने यहाँ पे जो प्रश्न का सही आंसर माना है वो बीपी वाडिया को माना है। ठीक, अब बीपी वाडिया जबकि सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक, सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे, जबकि जो प्रतिनिधि थे, मुख्य प्रतिनिधि थे, वो थे एन एम जोशी, ठीक, नारायण मल्हार जोशी, ठीक, नारायण मल्हार जोशी जो मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे, परंतु आयोग ने इसका आंसर यहाँ पे बीपी वाडिया माना है। अब आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए आयोग के हिसाब से तो ये सही था, परंतु अगर प्रश्नों को सही देखा जाए तो वो 2 है, ठीक, बी आपका। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1919 के आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था, ठीक, जबकि सलाहकार के रूप में बीपी वाडिया को नियुक्त। तो बीपी वाडिया जो थे वो सलाहकार थे और नारायण मल्हार जोशी जो थे वो प्रतिनिधि थे, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए बीपी वाडिया। एन एम जोशी को समाज सेवा लीग बॉम्बे के सचिव हुए थे, और बीपी वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था, ठीक। तो बीपी वाडिया ने कब 1918 में मद्रास लेबर एसोसिएशन का गठन किया था, और एन एम जोशी जो थे वो बॉम्बे, ठीक, समाज सेवा लीग बॉम्बे के सचिव थे। तो जो प्रश्न है हमारा उसका जो उत्तर होना चाहिए कि 1919 का जो आईएलओ का वाशिंगटन सम्मेलन था उसके जो प्रतिनिधि थे, ठीक, प्रतिनिधि कौन थे? एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी थे, और सलाहकार नियुक्त किए गए थे बीपी वाडिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, और दोस्तों ये प्रश्न एट सेम आपका 2025 में भी पूछा गया हो, और अभी तो हम 2020 कर रहे हैं, ठीक। एक्सला-शापेल की जो संधि थी 1748, ठीक, इसके तहत निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ठीक, एक्सला-शापेल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो पहला यह है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ इस संधि के माध्यम से, ठीक, और दूसरा था अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ठीक। अब आपके विकल्प हैं केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, और डी ना तो 1 और ना ही 2 दोनों ही विकल्प यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपको बता दें जो आंसर होगा आपका यहाँ पे इस प्रश्न का होगा ऑप्शन सी, ठीक। पहला कथन बिल्कुल सही है कि जो आपकी एक्सला-शापेल की जो संधि थी जो 1848 में हुई थी, इसके तहत प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, और इस संधि के तहत जो क्या हुआ, संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को, ठीक, अंग्रेजों को भारत में मद्रास राज्य, ठीक, मद्रास राज्य जिस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था पुनः मिल गया, और फ्रांसीसियों को, ठीक, क्योंकि फ्रांसीसी इसमें शामिल थे, ठीक, फ्रांसीसी सरकार को यूएसए के, ठीक, अमेरिका के लुइसबर्ग शहर, ठीक, तो अमेरिका में लुइसबर्ग शहर प्राप्त हुआ किसे? फ्रांसीसियों को, और भारत में अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो आंसर है आपका सी, ठीक, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 के बीच हुआ, ठीक, फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके तहत पश्चात एक्सला-शापेल की संधि हुई, और इसके बाद आपका यहाँ पे भी जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के शर्तों के अनुसार मद्रास जो था अंग्रेजों को, और अमेरिका में लुइसबर्ग जो शहर था वो फ्रांसीसियों को वापस मिल गया, ठीक। तो याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं कि 1748 में एक्सला-शापेल की संधि के तहत जो हुआ आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, और इसके तहत यहाँ पे मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हुआ, और जो फ्रांसीसियों को है तो अमेरिका में लुइसबर्ग शहर फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, और फिर उसके बाद हमें अपना आंसर देखना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। यहाँ पे थोड़ा ये दोस्तों गैप होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो आपका पहला है भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक, 1876 शादी, यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक। ये 2 आपकी सूचियाँ हैं, ये आपकी सूची फर्स्ट है, और ये पार्ट जो है आपका सूची सेकंड में है, ठीक। यहाँ पे हमें इसमें से मैच करना है कि कौन किस वर्ष हुआ था, और फिर अपना आंसर। और तो पहला है आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम, दूसरा है शाही पद अधिनियम
सी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और चौथा है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। ठीक, और यहाँ पे सूची 2 में आपके जो दिए गए हैं वर्ष 1876, बी 2 है 1878, सी 1869 और जो 4 है वो है 1861। आइए पहले हम इसे मैच करते हैं और फिर अपना आंसर। तो दोस्तों फर्स्ट जो है आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक, तो आपका जो ए है भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये किस वर्ष लाया गया था? 1878। ठीक, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ए का 2। ठीक, ए का 2 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया गया था। इस समय जो गवर्नर वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड लिटन। और जो ये शस्त्र अधिनियम था इसके माध्यम से क्या किया गया कि शस्त्र रखने और शस्त्र के व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर शस्त्र रखना है या उससे संबंधित व्यापार करना है तो उसके लिए लाइसेंस। तो एक प्रकार से जो शस्त्र अधिनियम था एक लाइसेंस व्यवस्था की इसने शुरुआत की हथियारों के संदर्भ में। बी है शाही पद अधिनियम। ठीक, शाही पद अधिनियम यह 1876 में, तो बी का आपका हो जाएगा 1। ठीक, 1876 इसके माध्यम से जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक, और सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये आपका 1861 में, तो सी का आपका हो जाएगा 4। ठीक, 1861 इसके माध्यम। और सबसे लास्ट डी आपका बचा, डी का हो जाएगा आपका 3। ठीक, 1869। तो ये है कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में पारित किया गया था। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 2। ठीक, ए का 2 भारतीय शस्त्र अधिनियम। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक, जो था वो 1878 और शाही पद अधिनियम 1876। ठीक, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं फिर से एक बार, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। डी आपका आंसर था। ठीक, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में पारित किया गया था। कब? याद रखिएगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं क्रम में अरेंज करने को, या तो मैच द लिस्ट, इस तरह से आपको सूची 1 को सूची 2 से मैच करना होता है। ठीक, और ऐसे प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक का बहुत ज़्यादा हिस्सा कवर हो जाता है। 1876 में लॉर्ड 76 में ठीक लिटन ने काल इसमें शाही अधिनियम पारित किया गया। ठीक, जिसके माध्यम से और जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक, 18 में काल में 1800 भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया जिसके तहत शस्त्र रखने और शस्त्र के व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य बना दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग ठीक 1861 में जब आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया तो उस समय जो गवर्नर वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अधिनियम पारित किया गया था जिसके अनुसार पुराने जो सुप्रीम कोर्ट था जो आपका जैसा कि हमने बताया 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था, और जो सदर अदालतें थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसके तहत क्या किया गया फिर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अब ये तीनों उच्च न्यायालय जो थे 1862 में स्थापित किए गए थे। ठीक, तो याद रखिएगा जो इससे संबंधित भी प्रश्न हो सकता है आपसे। तो जो उच्च न्यायालय हैं पहले 3 उच्च न्यायालय जो स्थापित किए गए थे वो 1862 में इस अधिनियम के माध्यम से स्थापित किए गए थे, और वो थे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में। ठीक, इन 3 जगहों पे। फिर आगे चल करके 1864 में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसे इलाहाबाद थी, इलाहाबाद में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका ब्रिटिश शक्ति के विस्तार से जुड़ा हुआ। ठीक, सिंपल सा प्रश्न है, सिक्किम को भारत में विलय किसने किया? ठीक, यहाँ पे आपको वायसराय पूछ रहा है कि जो सिक्किम है उसका भारत में विलय किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम वेडनिक, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, सिक्किम का जो है भारत में विलय किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक, दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1848 से 1856 तक भारत में वायसराय रहा, और इसी के शासनकाल में सन 1850 में ठीक 1850 में सिक्किम का भारत में विलय कर लिया गया। और इसका कारण जो बताया गया कि 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके इसे भारत में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश जो सरकार थी उसके अंतर्गत सिक्किम को शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित नेताओं में किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक, प्रश्न है आपका जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जैसे कि देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। ठीक, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो यहाँ पे प्रश्न है इसमें से कौन शामिल नहीं हुआ था किसमें? जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका वर्ष 1931 में। तो ए एम के गांधी, बी सरोजनी नायडू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे।
ये गोलमेज सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने, ठीक, जैसा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो केवल एकमात्र यही गोलमेज सम्मेलन था दूसरा जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वर्ष 1931 में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। याद रखिए केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब महात्मा गांधी गए थे तो इनके साथ और भी मेंबर गए थे और उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, ठीक, तो एम के गांधी, सरोजनी नायडू भी उनके साथ गई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य व्यक्ति थे। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो जैसा कि हमने बताया हमारा आंसर है डी, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये द्वितीय जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इस कारण ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो रेमजे मैकडॉनल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और दक्षिणपंथी प्रतिज्ञावादी सैमुअल होर भारत के सचिव तथा विलिंगटन, उस समय जो विलिंगटन थे वो भारत के वायसराय बन चुके थे। अब मुख्य सवाल जो है कि गांधी जी गए थे और गांधी जी के साथ और कौन-कौन गया था? तो गांधी जी तो थे ही, वो जो जहाज़ का नाम था जिससे गए थे याद रखिएगा कभी पूछ सकता है, राजपूताना उसका नाम था। अब इनके साथ गए थे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, ठीक, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन और कांग्रेस कार्य समिति की एक सदस्य थी सरोजनी नायडू भी इसमें शामिल थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे हुआ था, लंदन में 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर। तो आप वर्ष याद रखिए कि 1931 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन था मतलब सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। किसके प्रतिनिधि के रूप में? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। उस समय भारत में अगर वायसराय पहुंचता है तो विलिंगटन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे जो बाद में कम्युनल अवार्ड भी लेकर आते हैं। 1932 में विवाद होता है और फिर पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। अब यहाँ पे जो मुख्य है कि गांधी जी के साथ कौन कौन गया था, तो गांधी जी जिस जहाज से गए थे उसका नाम राजपूताना था और इनके साथ गए थे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, ठीक, और साथ में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जुड़ा हुआ है पुस्तकों से, ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो सूची 1 में आपकी पुस्तकें हैं और सूची 2 में लेखक, हमें यहाँ पे इसे मैच करना है, ठीक। तो पहली है आपकी पुस्तक जो पार्ट ए सूची 1 है उसमें द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, बी है गीता रहस्य, सी है अ नेशन इन मेकिंग एंड डी है इंडिया विंस फ्रीडम। सूची 2 में आपके लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो फर्स्ट हम इन्हें मैच करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारा आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो पहली पुस्तक है, ठीक, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसकी रचना है? लाला लाजपत राय की। तो ए का आपका हो गया 3, ठीक, ए का हो जाएगा 3। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन की आधुनिक भारत के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो पुस्तकें लिखी गई वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, ठीक। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, ठीक, गीता रहस्य किसकी रचना है? ये है आपकी आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक, बी का आपका 4 हो जाएगा। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की। अ नेशन इज मेकिंग, ठीक, अ नेशन इन मेकिंग ये है आपकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सी का 1 एंड डी का बचा आपका 2, ठीक। तो इस प्रकार द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय, ए का 3 गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है, बी का 4 अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी का 1 एंड डी इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी का 2। अब आइए देखते हैं ये आपके किस विकल्प में है। तो ए का 3, ठीक, तो केवल एकमात्र विकल्प है जहाँ पे है, तो इस प्रकार तो आपके सारे आंसर पहले ही एलिमिनेट हो गए। तो इस प्रकार से अगर आपको सीधा पता है कि आप द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन आपने मैच कर लिया डायरेक्ट लाला लाजपत राय और विकल्प देखा कि केवल एक विकल्प है जहाँ पे 3 है, तो बाकी तो आपको फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं और आपका राइट आंसर ए। इससे क्या होगा, इस तरह की टेक्निक से आपके समय बचता है, ठीक। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, 2020 मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो पूछा गया था। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इस वर्ष मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1755 में, कब 1755 में डिंडीगुल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आप ए नंदराज, बी हैदर अली, सी देवराज और डी चक्का कृष्णराज। तो इस प्रश्न का उत्तर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा हैदर अली, ठीक। हैदर अली किसने? हैदर अली ने 1755 में किसकी मदद से? फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक, फ्रांसीसियों की मदद से यहाँ पे इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ठीक।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और आज की क्लास का ठीक 2020 में जैसा कि हमने बताया आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये लास्ट 8th क्वेश्चन है। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, कथन और कारण आधारित। तो देखते हैं इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक आपका कथन है और दूसरा कारण है। तो यहाँ पे कथन जो है वो क्या है, स्टेटमेंट पहला है कथन, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग-अलग भूभागों में भू राजस्व की अलग-अलग व्यवस्था लागू की, ठीक। ब्रिटिश भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो पूरे भारत में एक समान नहीं थी, ठीक, पूरे भारत में एक समान नहीं थी, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। कारण था जो इसने भारतीय किसानों में अलग-अलग वर्ग बन गए, ठीक, इससे भारतीय किसानों में अलग-अलग वर्ग बन गए। तो आपके ऑप्शन से ए और दोनों सही है और आर जो है कारण जो है एक सही व्याख्या करता है, मतलब इसके कारण जो हुआ कि भारत में जो अलग-अलग किसानों का वर्ग उत्पन्न हो गया इस व्यवस्था के कारण, ठीक। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। फिर ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक। कि जो कथन है बिल्कुल ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग-अलग भागों में भू राजस्व की अलग-अलग व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। एक स्थायी बंदोबस्त था, दूसरा रैयतवाड़ी था और तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक। ये 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू की गई थी। अब इस व्यवस्था के कारण इनका उद्देश्य था आर्थिक लाभ कमाना, परंतु इसके कारण क्या हुआ, किसानों को नुकसान हुआ और इससे किसानों के अलग-अलग वर्ग बन गए। तो बिल्कुल कारण यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ठीक। इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ, भारत में किसानों के अलग-अलग वर्ग बन गए। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हमने बताया हमारा आंसर ये था, ठीक। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया था। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की थी। पहली थी आपकी जमादारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक। दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये 3 व्यवस्थाएं थी जो इनके द्वारा लागू की गई थी। अब इन पद्धतियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर लागू किया गया था, ठीक। और इनके सभी प्रयासों के पीछे क्या था, मूल उद्देश्य जो था अधिक से अधिक अपनी आय सुनिश्चित करना, ठीक। अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स का अधिक से अधिक लाभ का नाम, परंतु इससे किसानों को कोई भलाई संबंध नहीं था। फलस्वरूप कृषक वर्ग विभिन्न भागों में बढ़ गए और भारतीय कृषि क्या हुई, इस प्रकार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो ये हुए आज की हमारी क्लास दोस्तों, ये हुए आपके 2020 में जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए प्रश्न, ठीक। जैसा कि हम बताया 8 प्रश्न पूछे गए थे, तो ये हुए। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे।